हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। देखिए बेटा, इस लॉ के बारे में आप कक्षा 10th के अंदर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो इस लॉ पर ही बेस्ड है, पूरी की पूरी यूनिट। तो इसलिए इस लॉ को हम दोबारा से यहाँ पर रिवाइज जरूर करवाएंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो देखो बेटा, हमने यहाँ पर क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट व्हेन फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज्ड। कहता है कि बेटा, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, तो उसके लीनियरली यानी कि उसके साथ साथ करंट भी चेंज होता है, करंट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए देखिए हमने क्या कहा। मान लीजिए हमारे पास एक कोई कंडक्टर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए और लेंथ मान ली हमने क्या है L। तो इस कनेक्टर को हमने क्या कर दिया बेटा, किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल V। तो क्या करेंगे, जब इस कंडक्टर के ऊपर हम कोई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से ये पॉजिटिव एंड की तरफ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यानी कि मूवमेंट की वजह से इस कंडक्टर के अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और उस करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो इस लॉ के अनुसार क्या है कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट भी उसके साथ साथ इंक्रीज होता चला जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I इज प्रोपोर्शनल टू V। I इज प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है V इज प्रोपोर्शनल टू I। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे। तो वो कॉन्स्टेंट किसके इक्वल होगा यहाँ पे, V इज इक्वल टू में RI। ठीक है, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। R क्या बेटा, यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, जिसको कि हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। तो अगर आपको यहां से रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या आ जाएगा, V अपॉन I, क्योंकि ये I किसके साथ मल्टीप्लाई में, R के साथ। जब इक्वल से उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू में V अपॉन I। अगर देखो बेटा, आपसे कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसके अंदर तीनों रिलेशन दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि इस केस में ओम्स लॉ कौन सा है। ठीक है, तो ओम्स लॉ की रिलेशन कौन सी है, तो देखो ये तो एक जनरल रिलेशन आ जाती है। ठीक है, और हमने इसको चेंज करके लिखा है। तो जो बेसिक ओम्स लॉ है उसकी रिलेशन क्या है, I इज प्रोपोर्शनल टू V के इक्वल। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन दिया गया है तो आप इसको टिक करके आएंगे वहां पे। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट की। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस या ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है बेटा, उस साइंटिस्ट के जिन्होंने ये ला दिया उन्हीं के नाम पर हमने रेजिस्टेंस यूनिट का नाम रख दिया ओम, और इसका सिंबल होता है, ठीक है, शिव जी की पिंडी जैसा कुछ नजर आता है। ओके, अब बात करते हैं ओम्स लॉ के लिए VI ग्राफ के बारे में। VI ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है, करंट और पोटेंशियल के बीच का ग्राफ। ठीक है, अगर मैं ओम्स लॉ के लिए बात करता हूं तो देखिए ऐसे, ओम्स लॉ के लिए VI ग्राफ क्या आएगा, हम क्या करेंगे, X एक्सिस के अलोंग क्या मान लेंगे हम, करंट, और Y एक्सिस के अलोंग क्या मान लेंगे, पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो बेटा, इस लॉ के अनुसार क्या है, जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसके लिए ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, अगर आपको कोई दो डिवाइसेज या दो कोई कंडक्टर्स दिए गए हैं और उनके लिए ग्राफ दिया गया है, तो पूछा गया है कि इस ग्राफ की हेल्प से बताइए कि इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। तो देखो बेटा, कुछ एंगल है, स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा निकालेंगे। और टेंजेंट थीटा अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हरर बोली रूल के अनुसार टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से जो लाइन होगी यहाँ तक की, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, परपेंडिकुलर को, और ये क्या होगा आपका बेस। तो देखो ये परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, पोटेंशियल के। तो हम क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर आर्म क्या है इसकी, पोटेंशियल, और बेस क्या है, करंट।
तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, V अपॉन आई। और V अपॉन आई देखो हमने क्या क्या लिखा था, रेजिस्टेंस, तो ये क्या आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस। देखिए कैसे, अगर आपके पास कोई दो कंडक्टर्स दिए गए हैं, एक कंडक्टर के लिए स्लोप ये है, ठीक है, दूसरे के लिए स्लोप ये है। आपसे पूछा जाता है बेटा इन VI ग्राफ, आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए इस केस में A का या B का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो आप क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, है ना, या तो ये क्या करेंगे, या तो ये एंगल निकाल लेंगे। अगर एंगल नहीं निकालते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। देखिए यहां पर देखिए, इस एक कंडक्टर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कम, पोटेंशियल की वैल्यू कम और करंट की वैल्यू ज्यादा, क्योंकि ऐसे करेंगे ना बेटा, जैसे मान लिया मैं इधर करंट को दिखा रहा हूं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, पोटेंशियल को कर रहे हैं तो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो इस केस में देखिए पोटेंशियल कम है, करंट ज्यादा है, ठीक है, पोटेंशियल कम है, करंट ज्यादा है। तो देखो ऊपर वाली टर्म क्या है, छोटी, नीचे वाली टर्म क्या है, बड़ी। तो इस केस में जो एंगल आएगा छोटा आएगा, स्लोप आएगा वो भी छोटा आएगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम, क्योंकि अगर V अपॉन आई का रेशो कम है तो यहां से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। दूसरी बात इसके लिए देखो बेटा, पोटेंशियल क्या है, ये मान लिया 4 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, और करंट की वैल्यू क्या है, स्मॉल, ठीक है, पोटेंशियल कितना है 5, करंट कितना है 4 एम्पियर। तो इस केस में क्या होगा, जो V अपॉन आई का रेशियो है ये बड़ा होगा, ऊपर वाली टर्म बड़ी, नीचे वाली छोटी, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, बड़ा, दोनों का रेशियो बड़ा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाई, ठीक है। और यहां से ये भी समझ सकते हैं आप, जब इन दोनों का रेशियो बड़ा होगा, जब इन दोनों का रेशियो बड़ा होगा तो एंगल ज्यादा होगा, जब इन दोनों का रेशियो कम होगा तो एंगल छोटा होगा। तो एंगल छोटा किस केस में, इस केस में, एंगल बड़ा किस केस में, इस केस में। तो जिसके केस में एंगल छोटा है रेजिस्टेंस कम है, जिस केस में एंगल बड़ा है रेजिस्टेंस भी बड़ा है, ठीक है। या सिंपली कह लीजिए, जिस केस में एंगल छोटा है स्लोप कम होगा, स्लोप कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, जिस केस में एंगल बड़ा है स्लोप ज्यादा है, जिस केस में स्लोप ज्यादा होगा रेजिस्टेंस भी हाई होगा। दूसरी बात, अगर आपसे कह दिया जाए कि VI की जगह हमने कौन सा ग्राफ ले लें, हम IV ग्राफ, ठीक है। IV ग्राफ से मतलब है कि पहले एक्स एक्सिस के लोग क्या लेते थे हम, करंट, अब क्या ले लेंगे इधर, पोटेंशियल, और वाई एक्सिस के लोग क्या ले लेंगे, करंट, ठीक है बेटा। एक्स एक्सिस के लोग क्या ले लिया हमने, पोटेंशियल, और आई एक्सिस के लोग क्या ले लिया, करंट। तो वही उसी प्रकार दो डिवाइसेज आपको दे दी गई, दो कंडक्टर्स आपको दे दिए गए, ये कंडक्टर A और अब कंडक्टर B। तो इस केस में तो बेटा, इस केस में किसका रेजिस्टेंस आया था, रेजिस्टेंस ऑफ B इज आई, B इज हाई। तो इस केस में वो पूछा जाएगा, वो तो VI ग्राफ का केस था, IV ग्राफ के केस में रेजिस्टेंस किसका आई होगा, A का या B का। तो देखिए बेटा, यहां से भी हम क्या करेंगे, उसी प्रकार स्लोप निकालेंगे। अब स्लोप निकालने के लिए क्या निकालेंगे, टेंजेंट थीटा, जो कि किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपन में बेस। अब देखो ये आर्म क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो देखो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, करंट के, तो आई, परपेंडिकुलर में क्या आएगा, करंट, बेस में क्या आएगा, पोटेंशियल, ठीक है। तो इस केस में देखो ये क्या है, आपके करंट का इनवर्स, आपके रेजिस्टेंस का इनवर्स, किसका इनवर्स है ये, रेजिस्टेंस का। तो इसको मैं रेजिस्टेंस लिखना हो तो मुझे कैसे लिखेंगे, 1/R, ठीक है। और रेजिस्टेंस का जो इनवर्स होता है वो होता है कंडक्टेंस, जिसको कि हम G से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके बेटा, अब यहां से देखो आप, इस केस में देखिए, जब एक कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं तो करंट कम है, पोटेंशियल ज्यादा है, करंट कम है। उसी प्रकार अगर मैं इसको करूं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, और 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो इस केस में आपको क्या नजर आ रहा है कि इस केस में देखो पोटेंशियल ज्यादा है, करंट कम है, करंट कम, पोटेंशियल ज्यादा, दोनों का रेशियो क्या होगा, स्मॉल। I अपॉन V का रेशियो क्या होगा, स्मॉल, IV का रेशियो स्मॉल होगा। तो देखो अगर मैं कह देता हूं कि ऊपर आपका 4 है, ऊपर कह देता हूं मैं आपको 4 है, और नीचे वाली टर्म बड़ी है, कुछ भी सिंपली कुछ भी मान लीजिए आप। अगर इन दोनों का रेशियो कम होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, कम, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होगा, कम, कंडक्टेंस कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई। समझ में आगे बात, इससे समझ लीजिए आप। ओके, दूसरी बात पी कंडक्टर के लिए मैं कहता हूं, तो देखिए इसके लिए केस में करंट क्या है, ज्यादा, पोटेंशियल कम, करंट ज्यादा, पोटेंशियल कम, ठीक है।
तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा, सॉरी कंडक्टेंस होगा, वो क्या होगा, ज्यादा। कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि आई अपॉन वी का रेशियो ज्यादा आ रहा है तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, और कंडक्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। अगर आप इसको ऐसा समझना चाहें कि सर एक कंडक्टर के केस में वैल्यू आती है हमारी 4/5, ठीक है, 1/r के इक्वल। जब r निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इधर से, r इजिकल टू में 5/4 यानी कि 1.25 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस बन गया बेटा। लेकिन b के केस में आपकी वैल्यू क्या आ गई, 6/5 इजिकल टू 1/r, ठीक है, तो r निकाले तो क्या आ जाएगा आपका 5/6, r क्या आ जाएगा 5/6। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 समथिंग। तो रेजिस्टेंस किस केस में ज्यादा हुआ, एक ही केस में। दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया, जिस तरीके से आपको समझ आए उस तरीके से अपने माइंड के अंदर इसको सेट कर लें, ठीक है बेटा। अब करेंगे हम डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम किस प्रकार से डिड्यूस करेंगे, यानी कि किस प्रकार से डेराइव करेंगे। तो देखिए हमने क्या मान लिया यहाँ पर, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज N। मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है L, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ये उसकी लेंथ है, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके एक यूनिट नंबर डेंसिटी क्या है इसकी N, यानी कि इसके एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेटा क्या करें हम इसको, जब हम किसी बैटरी से अप्लाई कर देते हैं जिसका पोटेंशियल कितना है V, ठीक है, तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ऑपोजिट होगी। ये बात इस वीडियो के अंदर में मैं दूसरी बार बता रहा हूं, और कल पिछले लेक्चर के अंदर भी आपने ये पढ़ा था। तो देखिए, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी। तो देखो हमने क्या लिखा, लेट पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। मान लीजिए उस कंडक्टर के अक्रॉस हम V पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज I, और इसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है वो कितना होगा I। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, VD इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में पोटेंशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल आई थी, आपको ध्यान होगा, पर जो इससे पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने बताया था E इंटू में टो इंटू V अपॉन ML, ठीक है, ETV अपॉन ML के इक्वल। ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 1। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय, ठीक है, I को क्या लिख दिया हमने, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आती थी I इजिकल टू में NA VD इंटू में E, ठीक है बेटा। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं, VD इजिकल टू में I अपॉन NA और E, VD के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो NA इंटू में E। ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब 1 एंड 2 को कंपेयर कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से, E टो इंटू V अपॉन ML इजिकल टू में I अपॉन NA इंटू E, ठीक है बेटा। अपने को क्या निकालना है यहाँ से, V इजिकल टू RI या V इजिकल टू V प्रोपोर्शनल टू I निकालना अपने को। तो अपने को क्या चाहिए, लेफ्ट में सिर्फ V, बाकी टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, V इजिकल टू में I इंटू ML अपॉन NAE एज इट इज ऑलरेडी है, साथ में क्या आ जाएगा E इंटू टो। यहां से कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां से I इंटू में ML अपॉन में NA E इंटू E, ये E स्क्वायर जरूर हो जाएगा यहां से, E स्क्वायर इंटू टो, ठीक है। क्या लिख सकता हूं, V इजिकल टू में I ML अपॉन में NA E स्क्वायर इंटू टो। सिंपली ये भी लिख सकता हूं इसको, ML अपॉन में NA E स्क्वायर टो इंटू में I किसके इक्वल है, V के इक्वल। तो देखो बेटा M क्या है, पर मास कांस्टेंट रहेगा, आपको पता है मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। L लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये भी कांस्टेंट रहेगी, N नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये भी कांस्टेंट रहेगी, A एरिया क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का वो भी कांस्टेंट रहेगा, E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट रहेगा, टो रिलैक्सेशन टाइम ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या आ गई, कांस्टेंट, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, वेयर M इजिकल टू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर,
ठीक है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। और कैपिटल ए क्या है यहां पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या आ गई बेटा, कांस्टेंट आ गई। ठीक है, तो देखिए इफ फिजिकल कंडीशंस of a conductor remains unchanged, of a conductor remains unchanged, कहते हैं मान लीजिए किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन हमेशा क्या रहे, अनचेंज्ड रहे, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू में सॉरी यहां से देखो जब फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहेंगी तो इसका मतलब क्या है, यहां से ये पूरी पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, I के ऊपर। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, जो कि क्या है, विच इज ओम्स लॉ। ठीक है, यहां पर कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो इस अगर इस कांस्टेंट को मैं क्या कर दूं, R पुट कर दूं, तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू में RI। ठीक है, वेयर R इज इक्वल टू में ML अपॉन में NA स्क्वायर इंटू टो। ठीक है, विच इज ओम्स लॉ। हमने कहा था ना कि हम ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे, तो यहां से हमने क्या कर दिया, ओम्स लॉ को डिराइव कर लिया। यही होता था आपका ओम्स लॉ। ठीक है, अपने को ये डिराइव करना था, हमने इसको डिराइव कर लिया। यहां से फिर देख लीजिए क्या लिखा है, V इज इक्वल टू में दिस इंटू आई। ये पूरी पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली करंट पे। तो हमने क्या लिखा है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू में RI, जो कि क्या आपका ओम्स लॉ। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।